ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी सीरीज चल रही थी डिस्कशन ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इकोलॉजी के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके पास ये पोटेंशियल है, क्षमता है क्या एब्जॉर्ब करने की, हीट को। ठीक है, तो हीट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करना जानती है, मतलब हीट को ट्रैप करना जानती है, गर्मी को पकड़ना जानती है। और ऐसी गैसेस जितना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में होंगी उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर ये 4 ग्रीन हाउस गैस दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये चारों गैस ग्रीन हाउस गैस हैं। इसको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस हिसाब से अरेंज करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर GWP। GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब किस गैस की कितनी क्षमता है ग्लोबल वार्मिंग करने की। ठीक है, तो आपके सामने ये 4 गैसेस हैं। कोई ऑप्शन आपको याद आ रहा है? बी या सी? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था एक बार कि CO2 के रेफरेंस में हर चीज़ ली जाती है। ठीक है ना, जब भी आप कोई चीज़ कंपेयर करते हैं तो किसी एक चीज़ को फिक्स करना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है और उससे कंपेयर करते हैं बाकी सबको। तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा एबेंडेंस में गैस जो एटमॉस्फेयर में है, जो ग्रीन हाउस गैस में आती है, वो यही है CO2, जो कि मैक्सिमम लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर में रहती है। ठीक है, लेकिन इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है और इसके रेफरेंस में बाकी गैसेस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, नापा जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा GWP जो है इन गैसेस में वो है इसका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, और सबसे कम में जो है वो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना, CO2 सबसे कम में आती है, उसके सबसे आखिरी में क्या आएगा इसमें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों ही CO2 के से ज़्यादा हीट को ट्रैप करना जानती हैं। तो मीथेन कहीं ना कहीं CO2 से आपका ज़्यादा रखता है क्या, GWP, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर आप ऑर्डर को समझना चाहेंगे तो CO2, ठीक है, इसके बाद मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये ऑर्डर है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का, मतलब ये गैस सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग करती है इस केस में, और ये गैस सबसे ज़्यादा करेगी। ठीक है, इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता ज़्यादा है, पर दिक्कत क्या है, CO2 के साथ ये मैक्सिमम समय तक एटमॉस्फेयर में रहती है। बाकी सब क्या है, किसी और फॉर्म में टूट जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये इसी फॉर्म में रिटेन रहता है काफ़ी लंबे समय तक। तो लंबे समय में अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबे समय तक रहता है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर देता है CO2, लेकिन अपने आप में जो क्षमता है वो उसकी ज़्यादा है नहीं एज़ कम्पेयर टू मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। तो देखिए GWP के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या होता है ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इस इंडेक्स को डेवलप किया गया था टू अलाउ कंपैरिजंस, ठीक है, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैस का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट रहता है, कौन सी गैस कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगी, उसके लिए ये इंडिकेटर बनाया गया है। तो बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच हीट द एमिशंस ऑफ 1 ton ऑफ गैस विल एब्जॉर्ब ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपके पास एक टाइम पीरियड है, जनरली ये टाइम पीरियड माना जाता है 100 साल के आसपास का, कि एक गैस लगभग 100 साल में कितना ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है, तो हाउ मच हीट
1 टन ऑफ गैस, 1 टन समझते हैं, टन एक यूनिट है, ठीक है। तो लगभग 1 टन गैस, कोई भी गैस, जैसे बात करिए CO2 की, बात करिए नाइट्रस ऑक्साइड की, बात करिए मीथेन की, तो लगभग 1 टन अगर CO2 लिया जाए तो कितना ज़्यादा क्षमता है इस 1 टन CO2 की क्या एब्जॉर्ब करने की, हीट एमिशंस, हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की। उसको हम क्या कहते हैं, उस गैस की GWP, कि 1 टन CO2 कितना ज़्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसका ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो गैस ज़्यादा तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, ठीक है। जितना ज़्यादा GWP की वैल्यू, इतना मतलब वो गैस उतना ज़्यादा अर्थ को गर्म कर सकती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकती है, ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हम हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, हाँ, CO2 से कंपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जनरली जो समय का सीमा है, टाइम पीरियड, इसको कितना लिया जाता है, 100 ईयर्स की। 100 साल में लगभग 1 टन गैस कितना कर सकती है एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एज कंपेयर टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का GWP मान लिया गया है 1, कि GWP पोटेंशियल कितना है CO2 का, 1 यूनिट है। अब इसके कंपैरिजन में बाकी गैसेस का निकाला जाता है GWP। जैसे मान लीजिए बाकी गैसेस आपके सामने हैं, मीथेन वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ठीक है। तो अगर GWP 1 है किसका, CO2 का, तो अगर निकाला जाए मीथेन का तो ये कैलकुलेट किया जाता है लगभग 28 से 36 के बीच में। मतलब 100 सालों में 1 टन मीथेन CO2 की तुलना में CO2 से 28 से 36 गुना ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। क्योंकि अगर GWP CO2 का 1 है, GWP ऑफ CO2 अगर ये 1 है और आप निकालें GWP किसका, मीथेन का, ये लगभग 28 से 36 के बीच में आता है, 28 to 36, डिपेंड करता है कितने समय तक मीथेन रहेगा। क्योंकि हो सकता है मीथेन किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए एटमॉस्फेयर में, CH4CO2 में कन्वर्ट हो जाता है कुछ समय बाद, ठीक है ना। तो जितने दिन तक रहेगा उतने देर तक ये क्या करता रहेगा, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करेगा किसको, हीट एनर्जी को। तो जो उसकी क्षमता है वो लगभग 28 से 36 गुना ज़्यादा है किससे, एज कंपेयर टू CO2, ठीक है। CH4 मीथेन जो है वो बहुत दिनों तक हवा में नहीं रह पाता, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 साल तक रहता है, उसके बाद वो खुद ही CO2 वगैरह में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। CO2 अपने उसी नेचुरल फॉर्म में बहुत समय तक एटमॉस्फेयर में बना रहता है। बाकी गैसेस बहुत लंबे समय तक अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं रह पाती, उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाता है, या वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा, ठीक है। तो देखा जाए तो जो मीथेन है वो CO2 की तुलना में बहुत कम समय तक रहता है, सिर्फ 10 साल तक रहता है, लेकिन वो 10 सालों में लगभग CO2 से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैप्चर कर लेता है क्या, हीट एनर्जी। इसीलिए इसका GWP ज़्यादा आ जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको आप लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसका GWP 265 से 298 के आसपास है। मतलब इट इज़ अबाउट 265 to 298 टाइम्स, हाँ, इट हैज़ अ मोर हायर पोटेंशियल देन CO2। तो लगभग 100 साल में जितना CO2, 1 टन CO2 एब्जॉर्ब करेगा हीट, उससे इतना गुना ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप करना जानता है कौन, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड सर अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ हम मान लीजिए ये है कि ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी लंबे समय तक रहना जानता है, 100 साल तक रह सकता है ये उसी फॉर्म में। तो जितने समय तक ये रहेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा ये, हाँ। इसके बारे में एक चीज़ अभी जान लीजिए कि नाइट्रोजन के लगभग 3 ऑक्साइड्स बनते हैं, एक बनता है NO2, एक बनता है NO और एक बनता है N2O। ये दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब NO2 और NO इनके अंदर क्षमता नहीं है हीट एनर्जी को ट्रैप करने की, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। लेकिन जो N2O है ये कैसी गैस है, ये एक ग्रीन हाउस गैस में आती है। N2O के पास वो कैपेसिटी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप देखिए CO2 की तुलना में इतने टाइम्स, 265 से 298 टाइम्स इतना गुना ज़्यादा
हीट एनर्जी ट्रैप करना जानता है और बहुत लंबे समय तक आपके वातावरण में रहता भी है, तो ज़्यादा खतरनाक हो गया ये। इसका GWP बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ बाकी की गैसेस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस CFCs, इनको कहा जाता था ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ऐसी गैस जो ओजोन लेयर को खा जाती हैं, तो ओजोन को तो डिप्लीट करते ही थे, उसके साथ साथ ये गैसेस ग्रीन हाउस गैस भी हैं। कौन सी? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका इस्तेमाल पहले होता था रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में होता था, बाद में इनको क्या किया गया धीरे धीरे। हाँ, अगर आपने वियना कन्वेंशन पढ़ा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते हैं, किगाली अमेंडमेंट का आप नाम सुने हैं, तो उस सब में इन सब गैसेस को धीरे धीरे बंद करने के लिए बोला गया था, क्योंकि ये गैस सिर्फ ना ही ओजोन को डिप्लीट करती हैं, उसके साथ साथ इनका बहुत ज़्यादा क्या है, हाई GWP है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसेस पहली बात तो मैन मेड हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, इनको लैब में बनाया जाता है फैक्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए, एज अ सॉल्वेंट यूज़ करने के लिए, एज अ इंसेक्टिसाइड फ्यूमिगेंट यूज़ करने के लिए, और एज अ रेफ्रिजरेशन सोर्स यूज़ करने के लिए। ठीक है, लेकिन देखा गया समय के साथ कि इन गैसेस के पास ओजोन को डिप्लीट करने की भी क्षमता है और ग्लोबल वार्मिंग करने की भी क्षमता है, इसलिए धीरे धीरे इनका यूज़ बंद किया गया, कम किया गया। ठीक है, तो ये जो गैसेस अभी आपने देखी हैं, ये इसमें देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आता है। इन गैसेस का जो GWP है उसको कैलकुलेट करने की बहुत आवश्यकता है ही नहीं, रीज़न इनका GWP बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में आता है, 10,000 में आता है। द GWP फॉर दीज गैसेस कैन बी इन थाउजेंड्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स। मतलब सुनिए, CO2 का कितना GWP था? 1। मीथेन का लगभग कितना था? 28 से 36 के बीच में। नाइट्रस ऑक्साइड का 265 के आसपास। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs, CFCs, CHFCs, HCFCs, इन सब का निकालने का मतलब ही नहीं, क्योंकि इनका जो आता है रेंज, इनकी रेंज 1000 से 10,000 के बीच में हो जाती है। अब सोचिए ये गैस कितनी खतरनाक होगी। ये सिर्फ ओजोन को डिप्लीट नहीं करती, बहुत भारी मात्रा में हीट एनर्जी को ट्रैप भी करती है। इसका दोनों चीज़ बहुत हाई है, GWP भी और ODS भी, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी और ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी इसका बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसीलिए ऐसी गैसेस को समय के साथ यूज़ करना बंद कर दिया गया, अब यूज़ नहीं होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फेज आउट कर दिया गया है इसको। समझ पा रहे हैं? तो आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से ये समझ लिया कि GWP क्या होता है, और आपको ये भी ध्यान आ गया कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, और आपने देख लिया कि CO2 की तुलना में ये गैसेस कितना ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना जानते हैं। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा से, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन। क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीजिंग इंसिडेंसेस ऑफ एसिड रेन। समय के साथ जो एसिड रेन की घटनाएं बढ़ना शुरू हुई हैं ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, हमारी एक्टिविटीज से। हमारी एक्टिविटीज जनरली क्या हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत करना, वेहिकुलर पोल्यूशन कॉज करना। ठीक है, इन सब से क्या हो रहा है? इट इज ग्रेटली इम्पैक्टिंग द इकोसिस्टम। इससे हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो रही हैं। तो व्हाट इज और व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके सामने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं 1, 2 और 3, और पूछा जा रहा है कि एसिड रेन में से इनमें से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स
या क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अम्लीय वर्षा के। पहला बोला गया है स्टंटेड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, वो ठीक से फल फूल नहीं पाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दूसरा इंक्रीज्ड बैक्टीरियल एक्टिविटी इन सॉइल्स, इसका मतलब ये कि सॉइल में बैक्टीरिया ज़्यादा पनपना शुरू कर देगा, सॉइल में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा, मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा बोला जा रहा है रिड्यूस्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बॉडीज। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो खाना बनाते हैं। पानी के अंदर खाना कौन बनाता है? फाइटोप्लैंक्टन से याद आ रहा होगा आप लोग को। एग्जैक्टली नहीं, जूप्लैंक्टन खाना नहीं बनाता, खाना खाते हैं। हाँ, फाइटोप्लैंक्टन्स, हाँ बिल्कुल, एल्गी भी इसी में आ जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब इनके अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है। तो ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता। तो जितना ज़्यादा ये फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी बढ़ेंगे तो खाना ज़्यादा बनेगा। कहाँ पर? पानी में। इनको कौन खाएगा? इनसे बड़े जीव जंतु, जू प्लैंक्टन्स। उनको कौन खाएगा? छोटी मछलियाँ, स्मॉल फिशेस। उनको कौन खाएगा? बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ और जो भी बड़े बड़े जीव अंदर हैं। मतलब ये पूरी खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, ठीक। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में यहाँ बात बेसिकली हो रही, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स जो खाना बनाना जानते हैं, पूछा जा रहा है कि एसिड रेन की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स जो खाना बना रहे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं, तीन कथन यहाँ पर हैं। ये बता रहे हैं कि हाँ, ये बता रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है 1 and 3, 1, 2 and 3, 2 and 3, 1 ओनली, ठीक है। हाँ, आप लोग को लग रहा है ए, और आप लोग को क्या लग रहा है? यही लग रहा है। डी भी लग रहा है आप लोगों को, और क्या लग रहा है? सब लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो OMR में ए बी सी और डी सब पे सर्कल करके आ जाना, ऐसा काम मत करना, ठीक है। 2 नंबर तो भूल जाइए, वो 0.67 कट जाएंगे सीधे आपके। जैसे कई बार कुछ भी आप लिख के टीचर पे छोड़ देते, वो समझे कि कौन सा मैंने टिक किया, ये वाला या ये वाला, ठीक है ना। OMR में ऐसा नहीं होता, समझिए इस चीज़ को। देखिए बात हो रही है यहाँ पे किसकी? एसिड रेन की। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? हाँ, एसिड रेन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब when can we use the term acid rain, or when can we say that the current rain is an example of acid rain? pH बढ़ा दोगे घटा दोगे? ओके, हाँ। तो आप यहाँ बात करेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन की। pH याद आ रहा है आप लोग को? इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करते थे, ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत। मैंने कहा था जिस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, H+ की मात्रा ज़्यादा होती है, वो सब्सटेंस अपने आप एसिडिक ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपके होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपके एसिड्स हैं जिनके अंदर H+ ज़्यादा होता है, और उनके आगे क्या लगा? माइनस साइन, तो नेगेटिव हो जाएगा ना ज़्यादा, ये तो pH ड्रॉप हो जाएगा। तो pH को नापने की स्केल होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 14, और ये न्यूट्रल पॉइंट होता है 7। अब जो चीज़ें एसिडिक होती है उनका pH 7 से कम था, याद आ रहा हो आप लोगों को, और जिनका जो बेसिक है उनका pH 7 से ज़्यादा होगा। जब पानी बरसता है और उसका pH जनरली 7 से कम ही होता है। जो भी रेनफॉल अभी हो रही है, आप लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये रेनफॉल का pH 7 से कम होता है, 6.5 के आसपास कहीं होता है, ठीक है ना।
6.5 के आसपास 6.6, 6.67 ऐसे होता है रेनफॉल। तभी कई बार जब आप नहाते, मैंने बताया था आप लोग को, इचिंग वगैरह ऐसा हो सकता है, फील हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली पानी एसिडिक वाटर ही है, ठीक है। लेकिन कई बार वो पानी का जो पीएच है वो ड्रॉप होके और नीचे आ सकता है। अच्छा, वो पानी का पीएच ड्रॉप हुआ क्यों था? क्योंकि उस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जो वर्षा हो रही है उसके अंदर एटमॉस्फेयर में जो CO2 था वो भी घुल कर नीचे आया है, और जब CO2 पानी में कंबाइन करता है, CO2 + H2O क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन तो है पर उसकी मात्रा कम है, समझ में आया? इसलिए इसका पीएच 7 से तो कम है थोड़ा, पर बहुत कम नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनका पीएच एकदम यहाँ होगा 1, 1.5, 2 ऐसे होगा उनका पीएच। तो CO2 पानी मिल जाती है, फिर वो नीचे आती है, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल रेन। लेकिन जब CO2 के साथ कुछ और ऑक्साइड्स इंटर कर जाएं, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, या नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स वगैरह, तो SO2 वगैरह क्या बनाते हैं? H2SO4 पानी में मिलने के बाद, और NO2, और पानी में पहले से CO2 घुला हुआ है, H2CO3, H2CO3 + H2SO4 + HNO3, ये तीनों एसिड जब मिल जाते हैं, हाँ, तो पीएच को एकदम ड्रॉप मार देते हैं, और पीएच 5.6 से कम हो जाता है। अगर रेनफॉल का पीएच 5.6 से ड्रॉप हो जाए, लगभग 4.5 के आसपास पहुंच जाता है पीएच, 4, 4.5 के आसपास, ऐसी वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ठीक, कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ फिर से एक बार? तो अब बताइए, एसिड रेन अगर गिरेगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी क्या एसिड रेन से? और दूसरा, बैक्टीरिया का क्या होगा? बैक्टीरिया को बाय डिफॉल्ट, देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाई वगैरह, इनको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए रहने के लिए। बैक्टीरिया वगैरह प्रेफर करते हैं न्यूट्रल या एल्कलीन इन्वायरमेंट रहने के लिए, मतलब वहाँ का पीएच 7 या 7 से ऊपर हो तो बैक्टीरिया वहाँ पनपेगा। लेकिन अगर पीएच एसिडिक होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं रह पाता, वहाँ पे फंगस रहना पसंद करता है। हाँ, तो अगर पीएच कम है किसी जगह का, पीएच अगर कम है तो वहाँ बैक्टीरिया नहीं होगा, वहाँ पे फंगस होने के चांसेस ज़्यादा है। फंगाई, बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही क्या हैं? ये डिकम्पोजर्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छा डिकम्पोजर है एज कम्पेयर टू फंगस। मतलब अगर मिट्टी में एसिड रेन गिरना शुरू हुई तो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मरना शुरू हो जाएंगे, वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि एसिड रेन जब गिरेगी मिट्टी में तो सॉइल के पीएच को भी धीरे धीरे चेंज करेगी, ठीक है। या पानी में गिरेगा, वो पानी मतलब सी या रेन वाटर जो पानी में जब चला जाता है तो उस पानी का पीएच भी चेंज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया वगैरह, वही मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि क्या बैक्टीरियल एक्टिविटी सॉइल में बढ़ जाएगी, क्या घट जाएगी? ना, फंगल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फंगस बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया? तो यार अगर 2 गलत हो गया तो 2 गलत हो गया। अब ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है? 1 और 3 में 1 आपने देख लिया तो सही है, तीसरा क्या लगता है? सही है ना, क्योंकि ये भी क्या है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पीएच सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर पीएच में चेंजेस आते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी ये बढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, तो इस केस में इनकी प्रोडक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है वो अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या लग रहा है आपको उसमें से? ठीक है, 1 और 3। तो ये है आपके बारे में, इसके एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन ऐसा रेनफॉल जिसका पीएच लगभग 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके प्रभाव जो पड़ते हैं वो हर जगह पड़ते हैं। फॉरेस्ट पे पड़ता है, एग्रीकल्चर पे पड़ता है, सॉइल पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे, बिल्डिंग्स वगैरह पे। आपने ताजमहल का एग्जांपल देखा होगा, मार्बल कैंसर, ठीक है, करोजन कर देता है, ठीक है। एसिड रेन जो है वो जंगलों में भी फॉरेस्ट और ट्रीज की ग्रोथ को खराब कर देता है, ठीक है। एसिडिक पानी उनको मिलना शुरू हो जाता है। अब जब हाई एसिडिक पानी मिलना शुरू हो जाएगा पेड़ पौधों को तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, पत्तियां अच्छे से उग नहीं पाती, लीफ अगर ग्रो नहीं कर पाएंगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? जब वही नहीं होगा तो पेड़ पौधा बढ़ नहीं पाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल वगैरह में, दीज आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स। अगर सॉइल पीएच में चेंजेस होता है तो ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये एसिडिक सॉइल्स में नहीं रह पाते हैं, इनको बेसिक सॉइल्स पसंद आते हैं जिनका पीएच 7 से ऊपर रहता है। लेकिन एसिड रेन आने से क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरियल कम्युनिटी शिफ्ट हो जाती है, किस पे आ जाती है, अब फंगल कम्युनिटी। याद आ रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें एक स्पीशीज दूसरे को रिप्लेस करती है। तो अब फंगस यहाँ पर रिप्लेस कर देगा किसको, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया हट जाएगा, फंगस आना शुरू करेगा, इससे इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा माइक्रोफ्लोरा में। वहाँ पे बैक्टीरिया का भी होना ज़रूरी था, क्योंकि जब सॉइल में जीव जंतु पेड़ पौधे मर के गिरेंगे तो उनका डिकम्पोजिशन फंगस अकेले अपने दम पे अच्छे से नहीं कर पाएगा। दो फंगस इज अ डिकम्पोजर बट इट इज़ नॉट सो गुड डिकम्पोजर एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो दिस रिजल्ट इनटू डीके इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू लॉस ऑफ बैक्टीरियल कम्युनिटी। बैक्टीरिया है नहीं, इसलिए जिस रेट से डिकम्पोजिशन होता है वो रेट अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज द फंगाई आर नॉट एज गुड डिकम्पोजर्स एज बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। एल्गी वगैरह, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह ये कहाँ रहते हैं, पानी में, प्रोड्यूसर्स हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी मच वल्नरेबल टू द चेंज इन पीएच ऑफ द वाटर। पानी का अगर पीएच चेंज होना शुरू हो जाता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी वगैरह आ जाता है। जनरली जो एल्गी होते हैं, मैक्सिमम एल्गी 4.5 से कम के पीएच में रह ही नहीं पाते। अगर लगातार एसिड रेन हो रही है और पानी जो वाटर बॉडी है उसमें काफ़ी एसिड रेन गिर चुका है, अगर 4.5 से कम हो गया पीएच, सारे के सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मर जाएंगे, उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स भी मर जाएंगे, और उनको खाने वाली मछलियाँ मर जाएंगी, और उनको खाने वाली बड़ी मछलियाँ मर जाएंगी। पूरी फूड चेन डिस्टर्ब कर देगा ये एसिड रेन। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है एल्बिडो के बारे में। एल्बिडो समझते हैं क्या होता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देना। ठीक है, और कौन करता है, जनरली वाइट बॉडी को हम लोग मानते हैं, वाइट बॉडी, स्मूथ बॉडी, शाइनिंग बॉडी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना जाने, जो सनलाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देना, एब्जॉर्ब कम से कम होने देना। ब्लैक बॉडी जनरली क्या होती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। जनरली वाइट बॉडी, शाइनिंग बॉडी, स्मूथ बॉडी, रिफ्लेक्टिंग बॉडी, मिरर, ये सब सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना जानते हैं। समझ में आ रहा है। Which of the following measures should be taken to increase the albedo of the earth? तो albedo होता है एक फिनोमेना जिसमें एक सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सब्सटेंस किस मात्रा में कितना ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अगर अर्थ का एल्बिडो अच्छा होगा, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम से कम होगी। हाँ, क्योंकि गर्मी कम से कम आ रही है ना, मैक्सिमम गर्मी को तो हम रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। समझिए, समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि अर्थ का एल्बिडो बढ़ाया जा सके, मतलब सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की पावर बढ़ाई जा सके। तो ये हैं आपके सामने कुछ 4 तरीके। अब पूछा इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि सल्फेट एरोजॉल्स को ऊपर फेंक दिया जाए, कहाँ ले जाके, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुँचा दें। ट्रोपोस्फीयर से भी ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फेट के एरोजॉल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। एरोजॉल समझते हो क्या होता है? हाँ, हाँ, परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, परफ्यूम, तो वो जो टाइनी टाइनी लिक्विड ड्रॉप्स निकलती हैं, लिक्विड ड्रॉप्स जो गैशियस मीडियम में हैं, उनको हम एरोजॉल्स कहते हैं। और डस्ट पार्टिकल्स जब हों आपके एयर मीडियम में तो उसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, PM 2.5, PM 10। छोटे छोटे कण होते हैं, वो हवा के मीडियम में तैरते रहते हैं, और जब इसी हवा के मीडियम में लिक्विड ड्रॉप्स तैरना शुरू हो जाएं, एरोजॉल्स, तो
तो सल्फेट एरोजॉल्स को छिड़कने की बात की जा रही है, कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में, ताकि कुछ शाइनिंग सब्सटेंसेस ड्रॉप्स वहाँ पहुँच जाए जो पानी, जो सनलाइट को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर सके। ऐसे ही बोला गया है स्प्रेइंग सी वाटर इन द एयर। सी वाटर समझते हो क्या होता है? समुद्र का खारा पानी, उसको निकाला जाए, हवा में छिड़क दिया जाए। क्या लगता है इससे क्या होगा? तीसरा ऑप्शन देखिए, बोल रहे हैं छतों को क्या कर दिया जाए? व्हाइट कलर से पेंट कर दिया जाए। ये तो आप देखते ही होंगे, घर के आसपास कोई घर है तो वहां पे लोग अपने छत को व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं जनरली। कोई ऐसा भी जो ब्लैक कलर से पेंट कर देता हो, जिसको बहुत ठंड लगती हो वो कर सकता है। फ्लोटिंग टाइनी मिरर्स इन द स्पेस। आप किसी सैटेलाइट से कुछ छोटे छोटे शीशे स्पेस में जाके छुड़वा दें वहीं, और वो वहीं तैरते रहेंगे। क्या? छोटे छोटे मिरर्स। जब सनलाइट पड़ेगी उन पे तो क्या करेंगे? सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन से मेथड से क्या कर सकते हैं? एल्बिडो बढ़ा सकते हैं। डी और डी, सी, बी, ए, मैं सब पे टिक कर दूं? डी होगा। तो ये बताओ ये क्यों नहीं होगा? हाँ, बात यहाँ से वाटर वेपर की नहीं है, सी वाटर को बोला गया है। सी वाटर में जो सॉल्ट्स होंगे, जैसे ऊपर वो सॉल्ट फेंके जाएंगे, पानी में सॉल्ट मिला है ना, उसमें खारा पानी है ना, ऊपर फेंकोगे सॉल्ट कंडेंस हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके। क्रिस्टल्स मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्ट कर सकता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए कहा था सी वाटर पे ध्यान दो, सिर्फ वाटर पे ध्यान मत दो। ऐसे तो मैं ही पानी फेंक दूँ, कहूँगा हाँ ये लो, ऐसे छिट्टा मार दिया पानी का और एल्बिडो बढ़ा देंगे। सिर्फ पानी नहीं, कौन सा पानी की बात हो रही है? सी वाटर की बात हो रही है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं। तो पहले आइए समझते हैं एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। कोई भी चीज कहीं भी अगर है, स्पेस में है, कहीं भी है, वो कितनी किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर सकती है, वापस भेज सकती है, उसको हम उसका क्या कहते हैं? एल्बिडो। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट रिफ्लेक्ट्स अवे कंपेयर टू द अमाउंट दैट गेट्स एब्जॉर्ब। मतलब जितनी भी, देखो सन से क्या आ रहा है? कॉस्मिक रेज आ रही हैं, यूवी रेज आ रही हैं, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो हैं। यही नीचे आएंगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी उतना ज़्यादा उस बॉडी का एल्बिडो माना जाएगा, कि ये एब्जॉर्ब कम करता है और रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देता है। समझ पा रहे हो? तो अगर कोई सरफेस एक परफेक्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता सनलाइट को, मतलब रेडिएशन को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता, पूरा क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसका एल्बिडो स्कोर कितना होता है? 1। एल्बिडो का जो स्कोर है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। 1 मतलब परफेक्ट रिफ्लेक्टिव बॉडी, पूरा रेडिएशन को क्या कर देगा? ये रिफ्लेक्ट। ये मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, परफेक्ट ब्लैक बॉडी सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कंप्लीटली डार्क ऑब्जेक्ट है, ऐसी बॉडी जो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करे, पूरा एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो अगर 1 है जो कि एक आइडियल कंडीशन है, और 0 ये भी एक ब्लैक बॉडी कंडीशन है। जनरली रेंज कहाँ होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। लेकिन हमारी कोशिश क्या कि हम कितना बढ़ें? हम 1 की तरफ जाएं। 1 की तरफ जाएं मतलब एल्बिडो बढ़ाएं। तो अगर अर्थ का एल्बिडो बढ़ेगा तो जो गर्मी हमारे पास ज़्यादा आ रही है उसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे बाहर से। ठीक, तो अगर किसी भी प्लैनेट का एल्बिडो बढ़ जाता है, इसका मतलब उस प्लैनेट का क्या बढ़ गया? रिफ्लेक्टिविटी बढ़ गई, मतलब मैक्सिमम इनकमिंग सनलाइट को वो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? जितना सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा तो ग्लोबल कूलिंग होगी। ठीक है ना, दिस हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन ग्लोबल टेम्परेचर्स। तो पूरे वैश्विक स्तर पे तापमान जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक,
अब खुद ही सोचिए ना, दिन भर हमारे अर्थ पे क्या आ रहा है, रेडिएशन। कहीं सन तो हर जगह है ना, हमारे यहाँ रात हो गई तो मतलब पृथ्वी घूम रही है ना, कहीं तो सुबह है, मतलब सन की रेस लगातार आ रही हैं। अगर में से मैक्सिमम रेस को आप रिफ्लेक्ट करना सीख जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो गया, अगर किसी प्लैनेट का एल्बिडो ड्रॉप कर जाए, मतलब रिफ्लेक्टिव पावर कम हो जाए, अब वो प्लैनेट क्या हो जाए, गर्म होना शुरू हो जाएगा, और ठीक है ना, दिस विल वार्म द प्लैनेट। तो उसके वहाँ प्लैनेट कौन है, अर्थ है, अर्थ के बारे में बात हो रही है। तभी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था कि मार्स का एल्बिडो कैसे घटाया जाए। हाँ वही बोल रहे थे, बात किसकी हो रही है, हाँ अर्थ की। तो प्लैनेट यहाँ पे कौन है, अर्थ है। तो रिस्पेक्ट टू अर्थ बात करेंगे हम फिर कभी। तो देखिए ये कुछ तरीके हैं जिससे एल्बिडो को बढ़ाया जा सकता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है फायरिंग सल्फेट एरोजॉल्स। सल्फेट के ड्रॉप्स, जैसे परफ्यूम डीओ होता है, उसको स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाकर उस हाइट पे छोड़ दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए हर जगह, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक इनटू द स्पेस। द सल्फेट एरोजॉल्स एब्जॉर्ब नो सनलाइट बट दे रिफ्लेक्ट इट। जो ये सल्फेट के ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बिल्कुल भी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, उल्टा वो रिफ्लेक्ट करना जानते हैं। रिफ्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट विच इज रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो जो हम तक सरफेस तक पहुंच रहा है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और ये ऊपर ट्रोपोस्फियर है, ये ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, समझ में आ रहा है, क्लाउड्स वगैरह सब यहीं बनते हैं। सारी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी, हवा जो चलती है, जो मौसम बदलते हैं, वो सब कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फियर में ही ले जाके कुछ सल्फेट के ड्रॉप्स छिड़क दिए जाएं, सनलाइट जो आएगी वो यहाँ पहुँचेगी नहीं, यहीं से पहले काफ़ी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या है, बहुत कम ही सनलाइट नीचे तक पहुँचेगी, तो हमारे पृथ्वी को, अर्थ को गर्म कर पाएगी, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सल्फेट एरोजॉल्स हमेशा नहीं रह पाएंगे वहाँ पे, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है दीज आर बिलीव टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर फॉर अबाउट 3 to 5 days। लगभग 3 से 5 दिन तक ये वहाँ रह सकते हैं उस स्ट्रेटोस्फीयर में, और तब तक लगातार रिफ्लेक्ट कर देंगे, फिर ये ड्रॉप्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। स्प्रेइंग सी वाटर, समुंदर के पानी का छिड़काव की बात है, इस पे डाउट था आप लोगों को, आइए इसके बारे में देखते हैं। स्प्रेइंग सी वाटर, इन सच अ सिचुएशन स्पेशली डिजाइन अनमैन्ड बोट्स। अनमैन्ड बोट्स मतलब ऐसी नाव जिन पे कोई बैठा नहीं है, ठीक है ना, उनका काम क्या है कि वो पानी को सक कर लेंगी, खींचेंगी, कहाँ से, समुंदर से। एक बोट समुंदर में खड़ी है, नीचे से क्या निकाल रही है, पानी, समुंदर का पानी सक कर रही है, फ्लो कर रही है, और उसको फटाक से ऊपर हवा में स्प्रे कर रही है। ये पानी से पानी नहीं, ये सॉल्ट वाटर है, सैलिन वाटर है, क्योंकि देखो सी और ओशन का पीएच क्या होता है बेटा, 7 से ज़्यादा होता है, बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो सॉल्ट प्रेजेंट होता है इस पानी में ज़्यादा, खारा पानी होता है ये। तो अब जब ये पानी ऊपर आप फेंकेंगे तो पानी ऊपर जाके इवेपोरेट हो जाएगा ना, गर्म मिलेगा तो इवेपोरेट हो जाएगा। द वाटर वुड इवेपोरेट, लेकिन इससे पानी इवेपोरेट हो गया, लेकिन साथ में जो सॉल्ट था वो ऊपर सस्पेंड हो गया, और इनको हो सकता है हवा या क्लाउड जिसमें चिपक जाए, इनको बहा के ऊपर ले जाए, और अगर ये सॉल्ट पार्टिकल्स ऊपर गए, इनको काफ़ी हाइट तक छोड़ा जाता है, स्प्रे बहुत तेज़ी से मारते ऊपर, ताकि काफ़ी मीटर्स तक ऊपर चले जाए, और फिर इनको हवा लिफ्ट करके और ऊपर पहुंच जाए, ये क्लाउड्स बना ले, या कोई क्लाउड हो तो उसमें चिपक जाए, कौन से, यही सॉल्ट के पार्टिकल्स। अब अगर ये क्लाउड के अंदर हैं, कौन, ये पार्टिकल्स, तो क्या होगा, इससे क्लाउड की एल्बिडो बढ़ा देगा, क्लाउड का रिफ्लेक्टिंग पावर बढ़ा देगा। सनलाइट नीचे आया, क्लाउड नीचे है, क्लाउड के बीच में कौन कौन है, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो क्रिस्टलिन पार्टिकल्स हैं, शाइनिंग सरफेस है, फटाक से रिफ्लेक्ट कर देगा क्या, सनलाइट को, रेडिएशंस को। इससे हमारा अर्थ का एल्बिडो, रिफ्लेक्टिंग पावर बढ़ जाएगी। समझ में आया। और अगर आप
बिल्डिंग्स वगैरह की छतों को, रूफ को भी पेंट कर दें वाइट से, तो वाइट कलर भी जो है। ग्लेशियर्स मेल्ट क्यों नहीं होते? हिमालय स्नो कवर्ड पीक क्यों नहीं मेल्ट हो रहा है? उनका एल्बिडो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पर्वत हैं यहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है, जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ है, बर्फ़ किस कलर की होती है? वाइट कलर की होती है। वाइट बॉडी तेज़ी से रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब होने नहीं देती, तो इसीलिए ग्लेशियर्स पिघलते नहीं हैं, स्नो जल्दी मेल्ट नहीं होता। बर्फ़बारी होती है हर जगह, तो बर्फ़ तुरंत गिरते ही मेल्ट नहीं हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम समय तक वो ऐसे हीट रेडिएशन को, सनलाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करना जानता है। लेकिन जब इन्हीं बर्फ़ के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाएं, कार्बन पार्टिकल्स चिपक जाएं, ये डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल ब्लैक कलर के होते हैं, तो अब ये वाइट बॉडी के ऊपर ब्लैक पार्टिकल्स आ गए, और ब्लैक पार्टिकल का एल्बिडो बहुत कम होता है, मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर ये चिपक गए वाइट सरफेस के ऊपर, ये वो वाइट सरफेस है, इस पर काले रंग का पार्टिकल आ चुका है, अब ये सनलाइट को बेटा और एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म होगा, इसके कांटेक्ट में जो बर्फ़ वो भी गर्म होगी, पिघलेगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जितने नैनो पार्टिकल्स हैं ये सब ऊपर चले जाते हैं, इनको हवा बहुत दूर दूर तक ले जाती है, इनको हिमालय तक पहुंचा सकती है, ग्लेशियर्स तक पहुंचा सकती है, और ये वहाँ जाकर अगर सेटल हो जाएंगे उनको पिघलाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये एल्बिडो घटा देंगे उसका। तो जितना हम पोल्यूशन कर रहे हैं उससे जो नैनो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर निकल रहा है, इससे हमारे जो वाइट बॉडीज़ हैं ग्लेशियर्स, इनका एल्बिडो घट रहा है, सी लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा, तटीय क्षेत्र जो है वो सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना, पानी के अंदर चले जाएंगे। और एक और फैंटेसी वाला मेथड देखिए कि अगर आप सन और अर्थ के बीच में एक सैटेलाइट लगा सकते हैं, तो क्या वहाँ पे बहुत सारे मिरर नहीं लगा सकते? लगा दीजिए मिरर, कई सारे मिरर्स लगा दीजिए स्पेस में, अर्थ और सन के बीच में, ताकि मैक्सिमम सनलाइट जो आ रही है वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। इससे भी क्या हो सकता है? एल्बिडो बढ़ेगा, अर्थ का रिफ्लेक्टिंग पावर बढ़ रही है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ग्लोबल कूलिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग को न्यूट्रलाइज करने में ये प्रोसेस हेल्प करेंगे। तो अगर जो हमारी गर्मी में क्लाइमेटिक चेंज फटाफट जो हो रहे हैं इनको रोकना है, तो पहला काम तो हमें ग्रीन हाउस गैस को रोकना है, कार्बन के एमिशन को रोकना है, और कहीं ना कहीं अर्थ का एल्बिडो बढ़ाना भी है। ताली दोनों हाथ से बजेगा, ठीक है। नहीं, उनके अंदर जो सेल है वो स्पेशली एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया। अगर सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देंगे बेटा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में? वो तो हर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। देखो नथिंग इज जीरो, जीरो तो कोई नहीं होता ना बेटा, ये तो रेंज है 0 से 1। जीरो मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो पूरा एब्जॉर्ब कर ले, कहीं बीच में हो। एब्जॉर्ब करने से नहीं, एब्जॉर्ब करने से नहीं आएगी। हर एक चीज़ जो गर्म होगी बेटा वो बाद में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से ठंडी भी तो होगी। मैंने आज ये बर्तन को गर्म कर दिया, यह हमेशा गर्म रहेगा, अब ठंडा होगा ना। ठंडा कैसे होगा? कंडक्शन बढ़ा है, कन्वेक्शन बढ़ा है, रेडिएशन बढ़ा है, इन तीनों चीज़ों से ये चीज़ अब ठंडी भी होगी, अपनी ऊर्जा को छोड़ेगी, हीट एनर्जी का लॉस भी होगा। अगर पूरा एफिशिएंसी के साथ कोई चीज़ बेटा नहीं होता, पूरी एनर्जी इंटायरली कन्वर्ट नहीं होती, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, वो एनर्जी रेडिएट हो जाएगी वापस, तो वो ऊर्जा गर्म वापस पहुंच जाएगी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हर एनर्जी को परफेक्टली आप हार्नेस नहीं कर सकते, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस होता है, ठीक है। वो लॉस मतलब वो किसी और फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जितना आपने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट हो गया, बाकी एनर्जी वापस उसी फॉर्म में पहुंच गई, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से कौन सा कॉन्सेप्ट समझ लिया? एल्बिडो का समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा और एनवायरनमेंट का तो कॉन्सेप्ट है ही। इससे सीधे फायदा पड़ता है किसमें? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। GW ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसको कम करने में एल्बिडो हेल्प करता है। समझ पा रहे हो? और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन? वायु प्रदूषण को रोकने में इनमें से कौन से मेथड्स का इस्तेमाल हो सकता है? और वो थर्मल पोल्यूशन, वो पोल्यूशन कौन सा है? थर्मल पावर प्लांट वाला है।
मतलब जहाँ पे आप कोयले को जलाते हैं, हाँ, और कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो कुछ नाम लिखे हैं, स्क्रबर, ESP, पार्टिकुलेट फिल्टर बैग्स, इनके बारे में पता है कुछ आप लोग को, क्या होते हैं ये, बताइए। हाँ बताइए। चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। वैसे आपने सही बताया कि ये आंसर सारे हैं, एक बार पूरा प्रोसेस को डिस्कस कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले होते हैं फिल्टर्स, ठीक है। आपके घर में फिल्टर होता है, पानी नहीं पीते हो, फिल्टर का काम क्या होता है, छान देना डस्ट पार्टिकल्स को। तो वैसे यहाँ पे क्या है, फिल्टर क्या करता है, गैस को पास किया जाता है, गैस के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो उस फिल्टर में फंस जाते हैं। ये जनरली फिल्टर कैसा होता है, कपड़े का बैग होता है, इसको हम कहते हैं बैग हाउस फिल्ट्रेशन। बैग, कपड़े का बैग, उससे हवा को, जो मतलब जो स्मोक है, जो धुआं है फैक्ट्रीज का, उसको सीधे चिमनी से बाहर नहीं निकालते, एक बैग के थ्रू बाहर निकालते हैं। उस बैग में वो छन्नी का काम करता है ये, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या, इन दिस प्रोसेस अ स्ट्रीम ऑफ पॉल्यूटेड गैसेस इज टेकन आउट थ्रू द क्लॉथ, क्लॉथ से बाहर निकालते हैं। अब इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स वगैरह हैं इस गैस के अंदर, वो एक साइड आ जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं कपड़े के ऊपर, और बाकी क्लीन गैस, कंपैरेटिवली क्लीन गैस कपड़े से बाहर निकल जाती है। जैसे आप फिल्टर लगाते हैं, पानी गिराते हैं, पानी के अंदर जो गंदगी है वो उसी फिल्टर पे इकट्ठा हो जाती है और साफ पानी नीचे, वैसे ही आप गैस डाल रहे हैं यहाँ से, गैस के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहीं ट्रैप हो जाएंगे, बाकी कंपैरेटिवली क्लीन गैस यहाँ से बाहर, ठीक है। एक होता है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या होता है, इसमें एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में गैस को भेजते हैं। गैस मतलब ये जो डस्ट वाली गैस है, स्मोक वाली गैस, जिसमें धुआं है, पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर होंगे इसके अंदर, PM पार्टिकल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल्स इस चैम्बर से जाता है, मान लीजिए ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर प्लेट 2 लगी होती हैं और यहाँ से गैस इंटर करती है अंदर, गैस जा रही है। इस गैस के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। अब इस गैस पे छोड़ी जाती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गैस में एंटर करते हैं, गैस के अंदर जो भी कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल, उनसे चिपक जाते हैं जाकर और उन पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो ये सारे डस्ट पार्टिकल जो इनके अंदर हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और फिर ये गैस धीरे धीरे यहाँ पास कराई जाती है। ये जो प्लेट्स होते हैं इनको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो अब ये इसके कंपैरेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाते हैं, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो ये जो गैस के डस्ट पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव चार्ज हैं और ये प्लेट्स हैं ये कैसी, पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये गैस यहाँ से निकलेगी तो इसके अंदर जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव चार्ज हैं और ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सीधे चिपक जाएगा किसके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो डस्ट पार्टिकल्स को ऐसे ट्रैप कर लिया जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। एक होता है स्क्रबर। स्क्रबर क्या होता है, लगाने वाला आप पार्लर जाते होंगे, कहता हो सर स्क्रब कर दें, डिटैन कर दें, फर्जी बोलता है ऐसी बार बार वो। स्क्रबर का काम क्या होता होगा, ये भी कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल्स निकालने का हेल्प करेगा ना। तो देखिए स्क्रबर्स आर बेसिकली वेट कलेक्टर्स, दे रिमूव एरोसॉल्स फ्रॉम अ स्ट्रीम ऑफ गैस आइदर बाय कलेक्टिंग वेट पार्टिकल्स ऑन अ सरफेस और बाय देयर रिमूवल। जैसे हमारी जो नाक होती है, उसमें नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लिक्विड पदार्थ नाक के अंदर होता है, ताकि जब हवा अंदर ले रहे हैं, हम सुबह सुबह जब आप करते हैं क्या, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ऐसे जब आपने तेजी से अंदर सांस ली तो बहुत स्वच्छ हवा अंदर नहीं गई है, कई सारे PM पार्टिकल्स चले गए हैं, पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल्स। तो नाक के अंदर जो लिक्विड है उसके थ्रू निकलेगा वो गैस, मतलब जो आप सो कॉल्ड ऑक्सीजन मान के अंदर ले रहे हैं। अब उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो नाक के उस लिक्विड में ट्रैप हो जाएंगे और कंपैरेटिवली फ्रेश एयर आपके अंदर लंग्स तक पहुंचेगी। यही हुआ स्क्रबर का काम। इसमें होता क्या है कि जो गैस है
गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको वेट कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है, और फिर इनको एक जगह स्टोर कर लेते हैं। यहाँ भी तो लिक्विड है, नाक में हवा गई, उन लिक्विड पार्टिकल से पास की गई, लिक्विड पार्टिकल में डस्ट पार्टिकल चिपक गए, ठीक है ना। हवा का क्या है, हवा तो एयर जो है वो आपकी लिक्विड मीडियम से ही पास हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन उस हवा के अंदर जो कण हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो यहीं पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। यही काम स्क्रबर में भी होता है। इसका इस्तेमाल जनरली सल्फर डाइऑक्साइड को करने में बहुत यूज होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है बायोटिक इंटरेक्शंस का। इंटरेक्शंस याद आ रहे हैं? एक इकोसिस्टम में क्या होता है? हाँ, इकोसिस्टम में बायोटिक मतलब जैविक जिनके अंदर लाइफ है, और एबायोटिक मतलब फिजिकल, एबायोटिक भौतिक जिनके अंदर लाइफ नहीं है। तो इकोसिस्टम में एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित जीव जंतु भी होते हैं, पेड़ पौधे जानवर, हम और आप, और साथ में आसपास की चीज़ें जो एनवायरनमेंट है आपका, जैसे कि सनलाइट, ज़मीन, वाटर, ठीक है ना, गैसेस, हाँ ये सब चीज़ें ये क्या हैं? एबायोटिक हैं। तो जब बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शंस होना शुरू हो जाएं किसी हैबिटेट में, एक जगह में, तो उसको हम क्या कह देते हैं? इकोसिस्टम। इंटरेक्शंस दो तरह से होते हैं, बायोटिक भी होते हैं और बायोटिक एबायोटिक भी। तो बायोटिक का मतलब क्या है? मान लीजिए डियर जो है वो एक पेड़ को खाता है, दोनों जीवित हैं और आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे ऊपर, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये जैविक अंतःक्रिया में आ जाता है। ऐसे ही आपको हो सकता है बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हाँ, यही जो डियर है, अब मान लीजिए पानी पीने वाला है, वाटर, तो डियर क्या हो गया? जीवित है ये, बायोटिक, वाटर क्या है? भौतिक है, बायोटिक एबायोटिक, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शंस जब कहीं होना शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो इन्हीं कुछ बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में ये क्वेश्चन है। इस तरह बायोटिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल दिया है और पूछा गया है किस तरह का एग्जाम्पल है, किस तरह का इंटरेक्शन है। जैसे आपने पढ़ा होगा सिम्बायोसिस वगैरह, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रीडेशन, ठीक है ना, सहभागिता, परभक्षी, परजीवी, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए एक बार, ये पेयर्स आपके सामने हैं, इधर लिखा है बायोटिक इंटरेक्शन और इधर है आपका टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। तो देखिए पहले क्या लिखा है, राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे जिनके अंदर फली वगैरह हो, जैसे कि मान लीजिए राजमा, छोला, मटर, ठीक है ना, ये सब दाल, पल्सेस। तो इन ऐसे पेड़ पौधों की जड़ों में एक स्पेशल बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन को फिक्स करना जानता है, इस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम होता है। नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब क्या होता है? ये है नाइट्रोजन N2। इस फॉर्म में डायरेक्टली प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी कन्वर्जन कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब फिक्स अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि एमोनिया में भी हो जाता है, एमोनिया में, एमोनियम आयोन्स में, नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये N2 को फिक्स करना जानता है NH3 में, N2 को कन्वर्ट करना जानता है एमोनिया में। जो हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं किसान वगैरह, यूरिया फर्टिलाइज़र, उस यूरिया में भी क्या होता है? एमोनिया होता है। एमोनिया क्यों डाला जाता है? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। जो लीफ में क्लोरोफिल होता है
उसको बनाने में अमोनिया हेल्प करता है, क्योंकि अमोनिया क्लोरोफिल बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है? जितना अमोनिया मिलेगा उतना नाइट्रोजन, उतना क्लोरोफिल, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, उतना ज़्यादा फसल अच्छी उगेगी ना, पैदावार बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगा क्रॉप का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राइजोबियम और ये लेगुमिनस प्लांट जो एक साथ रहते हैं, पेड़ भी है, पेड़ के जड़ों में क्या है, ये बैक्टीरिया। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है एक बैक्टीरिया का जो भी लिविंग है, और पेड़ वो भी लिविंग है, बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन हो गया ये। तो ये इंटरेक्शन किस तरह का है, क्या दोनों का फायदा हो रहा है इसमें? हाँ, जो कि पेड़ को क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा फिक्स होकर, और बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगा, खाना मिलेगा। हाँ, वो रूट्स में चिपका हुआ है तो खाना जो रूट्स तक आएगा उस खाने को खाएगा, तो दोनों को फायदा मिल रहा है। इसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का फायदा हो रहा है, सहभागिता हो जा रही है। ठीक है, तो ये पेड़ सही मैच्ड है। ग्रोथ ऑफ एपीफाइट्स ऑन लार्जर प्लांट्स, इसका मतलब एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक को फायदा हो रहा है। हाँ, एपीफाइट जो हैं छोटे छोटे जीव जंतु, किस पे आ गए हैं, बड़े पेड़ पौधे पे आ गए हैं चिपक कर। इस बड़े पौधे को शायद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन छोटों को क्या मिल गया, आश्रय मिल गया, रहने का सहारा मिल गया, ठिकाना मिल गया, शेल्टर मिल गया, फूड मिल जाएगा। क्या ये एग्जाम्पल शिकार करने का है? प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होता है? हाँ, तो मैंने आप लोग को एक साइन सिंबल समझाया था, ये एग्जाम्पल किसका है, प्लस प्लस का है। हाँ, दोनों जीव जंतु को फायदा हो रहा है, प्लस मतलब बेनिफिट, प्रॉफिट, फायदा। ठीक है, प्रीडेशन में क्या होता है, शिकार में प्लस माइनस होता है ना, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। टाइगर और डियर आपस में जब मिलेंगे तो हेलो हाय तो करेंगे नहीं, टाइगर बट नेचुरल खाएगा डियर को, तो डियर का नुकसान होगा, नुकसान का निपट ही जाएगा, और इसका फायदा, इसका पेट भर गया, प्लस माइनस। ठीक है, अ बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड। कई बार एक कोई बर्ड है, आलसी है मान लो, वो उसको अपना नेस्ट बनाने का मन नहीं है, घोंसला, उसने क्या किया, दूसरे चिड़िया के नेस्ट में एग्स अपने रख दिए। हाँ, तो ये एग्जाम्पल क्या कमेंसलिज्म का है, अ बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड। कमेंसलिज्म क्या होता था, इसमें एक स्पीशीज का फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इसमें ऐसा है कि किसी एक को फायदा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता? हाँ, नुकसान ही तो होगा ना, ये वो तो अपना बच्चा मार के ही पालेगी ना उसको। ठीक है ना, समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये पेयर सही मैच्ड है, नहीं मैच्ड है। तो कमेंसलिज्म क्या होता है, हाँ, ओनली वन, पहला सही था, प्लस प्लस। ये मैंने कहा था प्रीडेशन थोड़ी ना है, एक का फायदा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, एक का फायदा एक का नुकसान हो जाएगा इस केस में। कमेंसलिज्म क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्पीशीज को क्या मिल जाए, बेनिफिट, और दूसरे को कोई ना कोई नुकसान ना कोई फायदा, जीरो। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लस जीरो। एक स्पीशीज का बेनिफिट, दूसरा न्यूट्रल है। ठीक है ना, जैसे आपको एग्जांपल मैंने कई बताए थे। हाँ, एक बड़ी मछली मान लीजिए, शार्क, शार्क समझते हैं, एक बड़ी फिश, उसके पीछे फिन्स के पास एक छोटी मछली चिपक जाए, उसको सकर फिश कहते हैं। अब जहाँ जाए बड़ी मछली जाएगी, ये छोटी मछली चिपकी हुई है उससे, वो भी वहाँ जाएगी, तो फ्री में क्या मिल गया, फ्री में ओला उबर मिल गया उसको। ठीक है ना, प्रोमो कोड लाइफ टाइम का मिल गया उसको, फ्री में जा रही है। उसके साथ साथ खाना भी मिलेगा ना,
क्योंकि जब शार्क खाना खाएगी, जो खाने के अवशेष कुछ चीज़ें टूट फूट के पीछे जाएंगी पानी में बहते हुए, तो वही पार्ट्स कौन खा लेगा? सकल फिश। सेफ्टी मिलेगी। सकल फिश को अटैक करने कोई आएगा? क्योंकि उसको अटैक करना मतलब शार्क पर अटैक करना, और शार्क को अटैक करना मतलब अपनी जान को निपटाने का काम करना, ठीक है ना। तो सेफ्टी, फ्री राइड, फूड, तीनों मिला। शार्क को क्या हुआ? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी बड़ी जानवर है, पीछे कुछ ना चिपका हुआ चिपका रहे, ठीक है ना। नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, जीरो है वो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नुकसान ना फायदा, ठीक है ना। पैरासिटिज्म ये क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। कोविड समझते हो, हुआ है ना। कौन कौन है जिसको हो चुका है यहाँ पे? सब बच गए, लकी गाइस, ठीक है ना। तो अब ये जो भी हम लोग को इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, मतलब बॉडी में क्या प्रवेश कर गया? एक डिजीज कॉजिंग जर्म जो बाहर से अंदर आया है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट का। ऐसे ही हमारे अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, सुना है ना ये सब? डीवॉर्मिंग की टैबलेट कई बार खानी पड़ती है बचपन में आप लोगों को। छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी उट्टी बहुत खा लेते हैं, ईंटा उटा खा लेते हैं, पता नहीं क्या उनको मज़ा आता होगा उसमें। ऐसे अगर आप पेट्स पालें तो पेट्स की भी समय समय पर डीवॉर्मिंग करनी पड़ती है, एल्बेंडाजोल वगैरह खिलाया जाता है इन्हीं कीड़ों को मारने के लिए। तो ये बॉडी के अंदर आपके वो कीड़े आ गए हैं, वो क्या हैं? पैरासाइट हैं। ये उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर रह के खाना खा रहे हैं, पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और आपको बीमारियां दे रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल कैसा है? प्लस माइनस का है। पैरासाइट का फायदा और जिस बॉडी में वो है उस बॉडी का नुकसान, होस्ट बॉडी को नुकसान होगा, प्लस माइनस, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट क्या था? दोनों का फायदा, जैसे आपने देखा वो राइजोबियम वाला एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, living organisms cannot use the nitrogen directly from the atmosphere. Nitrogen is converted into usable forms through which of the following, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा था कि जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, N2 गैस, इसको एज इट इज पेड़ पौधे नहीं यूज कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, यूजेबल फॉर्म, जिसको यूज कर सके, जैसे कि एमोनिया, एमोनियम आयन, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इनमें से किस तरीकों से नाइट्रोजन को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तरीके हैं 1, 2 और 3, और ये ऑप्शंस दिए हैं। पहला तरीका क्या है? बाय यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब यूरिया फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर, इनका इस्तेमाल करें। तो इससे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर में क्या है? जनरली यूरिया है, उसमें क्या है? एमोनिया है। आप सीधे एमोनिया की बोरियां गिरा रहे हैं, किसके ऊपर? पौधे के ऊपर। ये लो खाओ, अपने आप फिक्स्ड फॉर्म में एमोनिया आपने दे दिया उसको लैब में बनाकर। ये क्या है? नेचुरल लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होगा? हाँ, तो ये जो बॉन्ड है, हाँ, ये बॉन्ड, इस पे ये बॉन्ड टूट जाता है जब उस पर हाई वोल्टेज, थंडर, लाइटनिंग वगैरह पड़ता है, हाई एनर्जी होती है बेटा, बॉन्ड को तोड़ देती है, तो ये एन बाहर निकल जाते हैं। अब हवा में जो ऑक्सीजन टहल रहा होता है वो इनसे एब्जॉर्ब करके अलग अलग फॉर्म बनाना जानता है, ठीक है ना, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये कैसा बैक्टीरिया होता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हाँ, जो एमोनिया या एमोनियम आयंस को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में करना जानता है कन्वर्ट, उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। एक होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो वापस से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना जानता है, ठीक है। तो ये सारे ये प्रोसेस क्या कर सकते हैं? N2 को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो ये आए आपके अलग अलग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब फिक्स करना जानते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करना जानते हैं, ठीक है।
नाइट्रोजन डज एजिमेटेड इज यूज बाय दी प्लांट्स। इसी नाइट्रोजन को प्लांट अपने जाइलम फ्लोएम वेसल्स के थ्रू होते हुए लीफ तक पहुंचाते हैं। लीफ में ये स्टोमेटा में पहुंचता है, वहाँ क्लोरोफिल बनाया जाता है। वहाँ पे दोबारा NH3 को जो अमोनिया पहुंचा है इसको क्या करते हैं, हाँ, इससे हाइड्रोजन हटाया जाता है, इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन कर दिया ना, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका N बाहर निकल गया, N को एब्जॉर्ब करके क्या बना लिया, क्लोरोफिल। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल यहाँ से हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है अमोनिया या नाइट्रोजन, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हवा में है उससे ऑक्सीजन कंबाइन कर लेता है, जब उस पर लाइटनिंग पड़ती है तो N का बॉन्ड टूट जाता है, N अलग अलग, तो N और O कंबाइन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, NO, NO2, N2 वगैरह, ठीक है ना। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये दोबारा से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, जब इससे ऑक्सीजन जुड़ जाए आकर, ठीक है। और यही बाद में नाइट्रिक एसिड में कंबाइन हो जाता है, HNO3 बन जाता है। और ये HNO3 पानी घुल कर नीचे आ सकता है, और जब नीचे आएगा पानी कंबाइन करके, एसिड तो है ही लेकिन वो कहाँ पहुँच गया, नीचे सॉइल में, उसके अंदर क्या था, नाइट्रोजन। अब इसी नाइट्रोजन को दोबारा राइजोबियम वगैरह कन्वर्ट करके अमोनिया में किसको पहुँचा देंगे, उसी पेड़ पौधे को। दो नाइट्रिक एसिड है लेकिन जो N नीचे आया है, और जब इसका डिकम्पोजिशन होगा बैक्टीरिया जो राइजोबियम है बगल में तुरंत कन्वर्ट कर देगा उसको NH3 में और पेड़ पौधे पहुंचा देगा, ठीक। कई बार जब रेन वाटर होता है, ठीक है, बारिश जब नीचे आती है तो उसमें एसिड मिल के आता है, एसिड मतलब कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये सॉइल्स तक पहुंच जाता है। सॉइल में आने के बाद ये नाइट्रिक एसिड जो है इट रिएक्ट्स विद द मिनरल्स प्रेजेंट इन दी सॉइल, ठीक है ना, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड क्या बना लेता है, कैल्शियम नाइट्रेट। और यही कैल्शियम नाइट्रेट कई बार प्लांट सीधे अपने रूट्स में भी एब्जॉर्ब करना जानते हैं। कुछ मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब करना जानते हैं, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया उसमें से भी नाइट्रोजन को निकालना जानता है कौन, प्लांट, और यूज़ कर लेगा क्या बनाने के लिए, हाँ। और नाइट्रोजन को आर्टिफिशियली भी हम लोग फिक्स करना जानते हैं, क्या बना के, केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे कि यूरिया, NPK फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन को फिक्स करके अलग अलग फॉर्म में प्रोवाइड कराना जानते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। बेटा एक मिनट, अब ये देखिए आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये था हवा में नाइट्रोजन, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, हाँ। ये प्लांट्स डायरेक्टली इसको नहीं ले सकते थे, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है रूट्स में, कौन सा है ये, राइजोबियम, ये इसको फिक्स करना जानता है। ऐसे ही नीचे और सारे बैक्टीरिया हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह, ये लोग भी अमोनिया में कन्वर्ट करना जानते हैं। दो ये जो बैक्टीरिया ये खुला घूम रहा है, इसको सिम्बायोसिस की आवश्यकता नहीं है, ये किसी प्लांट के साथ चिपक के नहीं आता, ये नीचे मिट्टी में और नीचे पाया जाता है, लेकिन ये भी अमोनिया बनाना जानता है। और यही अमोनिया बाद में अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बाद में एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी नीचे होता है, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकॉकस, ये इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स में। और फिर एक और बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, ये दोबारा इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, ठीक है। नाइट्रेट्स पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं, दीज नाइट्रेट्स आर हाईली वाटर सॉल्युबल, ठीक है। काफ़ी कुछ बह के निकल जाते हैं, काफ़ी कुछ पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ पेड़ पौधे अमोनिया एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ को नाइट्राइट्स एब्जॉर्ब करना होता है, और कुछ नाइट्रेट्स, जैसे हम और आप चूजी होते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वैसे पेड़ पौधे भी होते हैं। अब जो बच गया एक्सेस नाइट्रेट्स, इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस, ये दोबारा से कन्वर्ट करते हैं किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और फिर से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पहुंच जाता है। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है।